नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग धातु अधातु के पाठ का जो अध्ययन किए, उसके कुछ प्रश्नोत्तरी को देखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, कुछ प्रश्न जो पता चल पाए कि हम लोग जो पढ़े हैं, वो सब स्पष्ट है या नहीं। तो हम लोग कुछ प्रश्नों को देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न है कि ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए, ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पे द्रव होती है। तो कमरे के ताप पे धातु मुख्यतः ठोस अवस्था में होती है। कमरे के ताप पे सिर्फ एक धातु है जो कि कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में होती है, जिसको हम लोग पारा बोलते हैं, जिसका संकेत Hg है। इसको हम लोग पारा बोलते हैं, इसका संकेत Hg है। और थर्मामीटर में हम लोग बुखार के लिए, बुखार मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहली धातु जो जो पहले प्रश्न का उत्तर है कि जो कमरे के ताप पे जो धातु द्रव होती है, वो है मरकरी। दूसरा प्रश्न है, चाकू से आसानी से काटा जा सकता हो। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि धातु कठोर होती है और उसकी कठोरता अलग-अलग उसकी कठोरता अलग-अलग धातु की कठोरता अलग-अलग होती है। लेकिन कुछ ऐसे धातु हैं जिसको हम लोग आसानी से काट सकते हैं, जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। ये सब ये सब धातु को हम लोग क्या कर सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं। तो हमारा उत्तर होगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ये सब वैसे धातु हैं जिनको हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। ये अपवाद हैं, जिसमें हम लोगों ने अपवाद में देखा था कि धातु मुख्यतः कठोर होती है, लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वैसे धातु हैं जिनको हम लोग चाकू से काट सकते हैं। अभी तीसरा प्रश्न है कि ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक, वैसे धातु का नाम बताना है जो ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। तो ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक है, हमारी जो धातु होती है वो है चांदी है और कॉपर है, सिल्वर और कॉपर। सिल्वर को हिंदी में हम लोग चांदी कहते हैं और कॉपर को हिंदी में हम लोग तांबा कहते हैं। तो ऊष्मा की जो सबसे अच्छी चालक है, वैसी धातु वो है चांदी है और कॉपर है। ठीक है, अभी ऊष्मा की कुचालक, तो वैसी धातु ये मुख्यतः धातु ऊष्मा की सुचालक होती है, लेकिन उसका अपवाद है। कुछ धातु है जो जो ऊष्मा की कुचालक होती है। तो यहाँ पे प्रश्न है कि वैसे धातु का नाम बताना है जो ऊष्मा की कुचालक है। तो ऊष्मा की कुचालक दो धातु है, एक मरकरी है और दूसरा लेड है। ठीक है, तो मरकरी और लेड है जो ऊष्मा की कुचालक धातु है। अब दूसरा प्रश्न है, आघातवर्ध्य और तन्य का अर्थ बताइए। तो हम लोग जानते हैं कि आघातवर्ध्यता क्या है। आघातवर्ध्यता क्या है, धातुओं को पीट कर जो हम लोग पतली चादर में परिवर्तित कर सकते हैं, ये आघातवर्ध्यता कहलाती है। ठीक है, हम प्रश्न था कि आघातवर्ध्यता और तन्यता क्या है। तो जो धातु को पीट के चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, उसको हम लोग आघातवर्ध्यता करते हैं, धातु के इस गुणधर्म को। और सोना और चांदी सबसे आघातवर्ध्य धातु है। दूसरा प्रश्न है कि तन्यता क्या है। तो धातु को खींचकर ताड़ में परिवर्तित करने की जो परिवर्तित करते हैं, इस गुणधर्म को, धातु के इस गुणधर्म को हम लोग कहते हैं तन्यता। तो तन्यता धातु को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। और सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। तो इस प्रश्न का उत्तर मिल गया कि आघातवर्ध्यता क्या है और तन्यता क्या है। चलिए, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि सोडियम काफी अभिक्रियाशील धातु है। खुली वायु में रखने पर ये आग पकड़ लेगी। तो आग से बचाने के मतलब है, सोडियम को बचाने के लिए और आकस्मिक आग न लगे, इससे बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सोडियम को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं। दूसरी धातु है जो पोटेशियम है। तो सोडियम और पोटेशियम काफी अभिक्रियाशील धातु है, ये खुले वायु में आग पकड़ लेती है। तो इसके कारण हम लोग क्या करते हैं, इसको
हम लोग केरोसिन में डुबा कर रखते हैं ताकि आकस्मिक आग भी ना लगे और सोडियम और पोटेशियम को हम लोग सुरक्षित रख सकें। यही है हमारा उत्तर। अब हमें समीकरण लिखना है। पहला समीकरण है भाप के साथ आयरन का, ठीक है? तो हम लोग जानते हैं कि जो सभी धातु है वो हम भाप के साथ आयरन का समीकरण लिखना है, ठीक है? तो हम लोग जानते हैं कि आयरन है वो कम विक्रियाशील धातु है। हमें समीकरण लिखना है भाप के साथ आयरन का। तो हम लोग जानते हैं कि आयरन है जो कम अभिक्रियाशील धातु है। अब ये कम अभिक्रियाशील है तो ये शीतल जल से अभिक्रिया नहीं करती है, गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करती है, लेकिन ये भाप से अभिक्रिया करती है। तो हमें इसका समीकरण लिखना है, इसका अभिक्रिया लिखना है। तो इसका अभिक्रिया होगा, हमारे पास है आयरन, आयरन और भाप, भाप H2O, ठीक है? अब जब ये अभिक्रिया करेगा तो हमें मिलेगा Fe3O4 प्लस H2, ठीक है? अभी हम इस समीकरण को बैलेंस करना चाहते हैं तो यहाँ पे 3 परमाणु है आयरन का, तो यहाँ पे हम 3 लगा दिए, ठीक है? ऑक्सीजन की संख्या 4 है, तो यहाँ पे अगर हम 4 लगा दें तो क्या हो गया, 4 ऑक्सीजन इधर, 4 ऑक्सीजन इधर, बैलेंस हो गया। आयरन और ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अभी हमारे पास हाइड्रोजन बच गया, तो यहाँ पे 4 लगा देंगे, ठीक है? तो ये है भाप के साथ आयरन की अभिक्रिया, यानी आयरन भाप के साथ अभिक्रिया करेगी तो आयरन ऑक्साइड बनाएगी और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। अब है जल की कैल्शियम के साथ अभिक्रिया। तो हम लोग जानते हैं कि जब कैल्शियम अभिक्रियाशील धातु है, ठीक है? लेकिन ये जब जल से अभिक्रिया करती है तो ये ऊष्माक्षेपी होती है, यानी इसमें बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है, लेकिन ये ऊष्मा पर्याप्त नहीं होती है कि हाइड्रोजन गैस को ये जला पाए, जिसके कारण कैल्शियम का जो टुकड़ा है, कैल्शियम धातु का जो टुकड़ा है, वो जल में तैरना प्रारंभ करता है, ठीक है? तो इसका उत्तर है, सॉरी मैंने इस ये उत्तर भी है, यहाँ पे 3FeO 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2 बना। अभी है ये कैल्शियम के साथ अभिक्रिया, ठीक है? तो कैल्शियम जब जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बना रहा है, हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अभी हम लोग को ये ध्यान में रखना है कि जब भी धातु जल के साथ अभिक्रिया करता है तो वो धातु का ऑक्साइड बनाता है, और वैसा धातु जो जल में घुलनशील है वो धातु का हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, यानी कि कैल्शियम जब जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हमें मिलेगा हाइड्रोजन गैस। उसी तरह जब पोटेशियम है जल के साथ अभिक्रिया करेगा, ये कैल्शियम की अभिक्रिया हो गई, अब पोटेशियम है, ठीक है? पोटेशियम जब जल के साथ अभिक्रिया करेगी तो क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है? और हमें मिलेगा H2। पोटेशियम जब जल के साथ अभिक्रिया करेगी तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगा, ठीक है? अब अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अभी यहाँ पे ये देखना जरूरी है, मैंने इस इक्वेशन को बैलेंस नहीं किया, लेकिन यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन लिखा हुआ है। इसमें ये दिया हुआ है कि पोटेशियम और सोडियम ठंडे जल के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करती है, और ये अभिक्रिया इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ऊष्माक्षेपी होती है। ये अभिक्रिया इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अभिक्रिया क्या है, ऊष्माक्षेपी है। ऊष्माक्षेपी मतलब बहुत मात्रा में ऊष्मा निकलती है। बहुत मात्रा में क्या होती है, ऊष्मा निकलती है, सॉरी
एक सेकेंड, ठीक है, अभी ये देखना है। तो हम लोग इस पे बात कर रहे थे कि पोटेशियम और सोडियम काफी अभिक्रियाशील धातु है, और जब ये जल के साथ अभिक्रिया करती है तो ये काफी उष्माक्षेपी होती है, और इसमें उत्सर्जित उष्मा इतनी अधिक होती है कि जो हाइड्रोजन है वो क्या होता है, प्रज्वलित हो जाता है। तो ये इक्वेशन हम लोग को याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न है कि अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, कोई भी अभिक्रियाशील धातु है तो कौन सी गैस निकलती है? आयरन के साथ तनु, ये H2SO4 है, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड है। आयरन के साथ तनु H2SO4, ये H2SO4 है, यहाँ पे गलती है, कि रासायनिक अभिक्रिया लिखे। तो अभिक्रियाशील धातु जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। हम लोग ये देख चुके हैं कि धातु और जब भी तनु HCl, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो लवण बनता है और हमें क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस मिलता है, हमें हाइड्रोजन गैस मिलता है। जैसे कि उदाहरण के लिए यहाँ पे तनु अम्ल है तो यहाँ पे HCl हो जाएगा। अभी यहाँ पे हम लोग कैल्शियम ले लेंगे, ठीक है। तो धातु है और ये तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी तो यहाँ पे लवण बनेगा, यानी कि कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, और हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस। इसको हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, तो इसमें हम अगर 2 लगा दें तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। 2 हाइड्रोजन है, 2 क्लोरीन है, कैल्शियम क्लोराइड। तो हाइड्रोजन मतलब तनु अम्ल के साथ धातु अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। अभी है आयरन के साथ तनु अम्ल की रासायनिक अभिक्रिया को लिखना। तो ये दूसरा प्रश्न है, इस प्रश्न का भी उत्तर देख रहे हैं। अभी पहले प्रश्न का उत्तर तो हम लोग देख चुके हैं, अभी इस प्रश्न का उत्तर देख रहे हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, आयरन है हमारा, इसकी अभिक्रिया होगी H2SO4 के साथ, तो क्या होगा, हमें जो मिलेगा वो मिलेगा आयरन सल्फेट FeSO4 प्लस H2, ठीक है। आयरन जब तनु सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करेगी तो हमें आयरन सल्फेट मिलेगा और हाइड्रोजन मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों प्रश्न का उत्तर यहाँ पे मिल गया। दूसरा इसका अगला क्वेश्चन है कि जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है, इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो हम लोग जानते हैं कि जिंक सक्रियता श्रेणी में ऊपर है, जिंक सक्रियता श्रेणी में ऊपर है और आयरन उससे नीचे है, ठीक है। सक्रियता श्रेणी में जिंक ऊपर है और आयरन उससे नीचे है। तो हम लोग ये जानते हैं कि जो सक्रियता श्रेणी में जो ऊपर धातु है वो सक्रियता श्रेणी में नीचे वाले धातु को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर देगी। सक्रिय श्रेणी में जो ऊपर वाली धातु है वो सक्रियता श्रेणी में नीचे पाए जाने वाले धातु के उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर देगी। तो यहाँ पे प्रश्न है कि जिंक, तो जिंक को आयरन सल्फेट में डालेंगे, तो आयरन सल्फेट में डालेंगे, ठीक है। तो ये सक्रियता श्रेणी में ऊपर धातु, सक्रियता श्रेणी में ऊपर पाए जाने वाले धातु है और ये सक्रियता श्रेणी में नीचे पाई जाने वाली धातु है। तो ये धातु क्या करेगी, इसके यौगिक के विलयन से, यानी कि आयरन का यौगिक है FeSO4, उसके विलयन से इसको विस्थापित कर देगी। तो जो बन जाएगा वो होगा ZnSO4, जिंक सल्फेट बनेगा और आयरन प्राप्त होगा, ठीक है। चलते अगले प्रश्न की ओर। अभी है सोडियम इलेक्ट्रॉन और मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। तो हम लोग जानते हैं सोडियम की परमाणु संख्या है 11 है। हम लोग इसका सोडियम क्लोराइड का हम लोग पहले भी जब हम लोग धातु और अधातु कैसे बंधन बनाते हैं उसमें हम लोग सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख चुके हैं।
तो सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है? 11। तो पहले कक्ष में यानी के कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, के में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है? एल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन और एम में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। यानी कि अगर यहाँ पे सोडियम है तो पहला कक्ष में इसका 2 इलेक्ट्रॉन होगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह दूसरे कक्ष में इसका 8 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन और ये हो गया हमारा 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है? और तीसरे कक्ष में इसके तीसरे कक्ष में हमारे पास तीसरे कक्ष में इसके पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? ठीक, या इस और बिंदु संरचना कैसे लिखते हैं? तो वो हम लोग क्लास में देख चुके हैं कि सोडियम की बिंदु संरचना कैसे लिखेंगे। इसके पास ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहता है? यहाँ पर से त्यागना चाहता है। उसी तरह ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? ऑक्सीजन की परमाणु संख्या है 8। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी है? 8 है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी है? ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है, तो इसके पास के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा और एल सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसकी आप बिंदु संरचना लिख सकते हैं, बना सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इसका परमाणु संख्या क्या है और इसके किस कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? उसी तरह मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितनी है? 12। तो आप इसका लिख सकते हैं 2, 8 और 2, यानी इसके सबसे बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा Na2O और H2O का निर्माण दर्शाइए। तो इसके लिए हमें थोड़ी जगह चाहिए होगी और इसके लिए हम लोग स्लाइड को थोड़ा छोटा करेंगे, यहाँ से इसको मिटाएंगे और यहाँ पे फिर से बनाएंगे, ठीक है? इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा पहला प्रश्न तो देख चुके हैं, हमें पता है सबका परमाणु संख्या पता है, तो हम उसके इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिख सकते हैं, किस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, मतलब है वो हमें पता है, किस कक्ष में और किस कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है वो हमें पता है। अभी यह इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा Na2 और H2O का निर्माण दर्शाइए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देख रहे हैं। पहले प्रश्न का उत्तर आप बना सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है और किस कक्ष में या किस कोष में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ठीक है? अब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण बनाना है Na2O के लिए, तो हमें पता है कि सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, 2, 8, 1। कोई भी धातु है वो बाहरी कक्ष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन तक रख सकती है। अगर उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकती है। अगर उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम है, तो वो चाहेगी कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को अपने उस इलेक्ट्रॉन का, यानी कि संयोजकता कोष के संयोजकता इलेक्ट्रॉन, जो बाहरी कक्ष का इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग कहते हैं संयोजकता कक्ष के इलेक्ट्रॉन और संयोजकता इलेक्ट्रॉन, तो उस इलेक्ट्रॉन का परित्याग कर ले या उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपने बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन बना ले। तो जैसे सोडियम है, सोडियम में 2 है, 8 है, 1 है। अभी अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन का परित्याग कर देगा, 1 इलेक्ट्रॉन का परित्याग कर देगा, 1 इलेक्ट्रॉन का यहाँ से परित्याग कर देगा, तो इसके पास क्या बचेगा? 2 और 8 बचेगा, यानी कि इसके बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो सोडियम क्या करेगा? ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए, इसके बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाए, तो सोडियम क्या करेगा? सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, तो इसकी जो परमाणु संख्या है वो है
सोडियम की परमाणु संख्या है 11, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, लेकिन प्रोटॉन की संख्या तो 11 है और इलेक्ट्रॉन की संख्या, एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ये है प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो जाएगी, तो इस पे एक पॉजिटिव चार्ज जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, ठीक है। तो 2 सोडियम एटम, यानी कि 2 सोडियम का परमाणु 2 सोडियम का आयन बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। लेकिन अब यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या है 8, ठीक है। तो इसके बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है, यानी संयोजकता कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। अब ये अपना 8 कैसे पूरा करेगा, तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन को अगर ये ग्रहण कर लेगा जो सोडियम से मिला है, तो क्या हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा तो इसके बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर लेगा जो सोडियम के द्वारा त्याग किया गया, और ये बना देगा O2 माइनस, ठीक है। मतलब सॉरी, यहाँ पे ये गलत हो गया, 2 माइनस, क्योंकि 2 माइनस क्यों होगा, क्योंकि अभी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त आ गया, तो इसका, इसके जो इसमें जो प्रोटॉन की संख्या है वो तो 8 ही रह गई, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, प्रोटॉन की संख्या कितनी है 8, और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी 10, तो ये हो जाएगा इस पे 2 माइनस। अब चूंकि ये दोनों आयन है और विपरीत चार्ज का आयन है, तो अस्थिर विद्युत बल के कारण ये एक दूसरे से मजबूती से जुड़ जाएगी, जिसके कारण Na2O का निर्माण होगा। इसी तरह आप H2O का निर्माण दिखा सकते हैं, ठीक है। अब प्रश्न है, इन यौगिकों में कौन सा आयन उपस्थित है, तो Na2O में आपके पास सोडियम आयन उपस्थित है, और ऑक्सीजन के आयन को हम लोग ऑक्साइड आयन कहते हैं। तो हमारे पास कौन सा आयन उपस्थित है, एक है सोडियम आयन, और दूसरा Na+ और दूसरा O2 माइनस, ये है हमारा ऑक्साइड आयन, ये दोनों आयन उपस्थित है हमारे पास, ठीक है। अब प्रश्न है कि आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है, तो चूंकि आयनिक यौगिक में क्या होता है, एक धन चार्ज आयन होता है, एक ऋण चार्ज आयन होता है, एक धन चार्ज आयन होता है और एक ऋण चार्ज आयन होता है, ठीक है। अभी चूंकि इनका विपरीत चार्ज है, इस आयन का चार्ज विपरीत है, तो इसके कारण क्या होगा, ये दोनों मजबूत अस्थिर वैद्युत बंधन बल से जुड़ जाएंगे, और इनका आकर्षण इतना मजबूत होगा, इसके कारण इसका जो गलनांक होता है वो अधिक होता है। यानी कि चूंकि विपरीत चार्ज है, विपरीत आयन है, तो ये दोनों बहुत मजबूती से एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, इसलिए इनके बीच का आकर्षण बल बहुत मजबूत होगा, इसलिए आयनिक यौगिकों का गलनांक ऊंचा होता है, अधिक होता है। अब निम्न पदों की परिभाषा दीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि खनिज क्या है, तो पृथ्वी के भूपर पट्टी से पाए जाने वाला जो यौगिक है उसको हम लोग क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। तो आपका उत्तर ये है, पृथ्वी की भूपर पट्टी पे पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को हम लोग क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं, ये हम लोग पहले देख चुके हैं। दूसरा, अयस्क क्या है, तो अयस्क वैसा खनिज है जिससे लाभकारी रूप से हम लोग धातु प्राप्त कर सकते हैं, या सरल विधि से, आसानी से और लाभकारी रूप से हम लोग क्या करते हैं, धातु को प्राप्त करते हैं, उसको अयस्क कहते हैं। तो
कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु काफ़ी मात्रा में होती है, जिसे निकालना लाभकारी होता है। वैसे खनिज को अयस्क कहते हैं। इसमें एक बात ध्यान रखना ये ज़रूरी है कि सारे अयस्क हैं, वो खनिज है, लेकिन सारे खनिज अयस्क नहीं है। अब यह तीसरा प्रश्न है कि गैंग क्या है? तो हम जानते हैं कि जो अयस्क है, उसमें जो अशुद्धि पाया जाता है, जैसे मिट्टी है, रेत है, ये सबको हम लोग क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। तो आंसर यह है, पृथ्वी से खनित अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी अशुद्धियाँ होती है, इन अशुद्धियों को हम लोग क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। अब यह 2 धातुओं का नाम बताइए, जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। ठीक है? 2 धातुओं का नाम बताइए, जो प्रकृति में मुक्त मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो हम लोग जानते हैं कि जो धातु सबसे नीचे आती है सक्रियता श्रेणी में, वो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। उदाहरण के लिए हमारे पास है सोना, ठीक है? सोना है, चांदी है। चांदी कभी मुक्त अवस्था में भी पाई जाती है, कभी सल्फाइड या ऑक्साइड के रूप में प्राप्त होती है। फिर प्लेटिनम है, ठीक है? तो हमारे पास 2 धातु का नाम निकला, तो सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये सब सक्रियता श्रेणी में बहुत नीचे पाई जाती है, यानी कि सबसे कम अभिक्रियाशील है, इसलिए ये मुक्त मुक्त अवस्था में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती है? तो संक्षारण किस पे निर्भर करता है? मतलब है जो कम अभिक्रियाशील धातु है, उसका संक्षारण होने का उसकी संभावना कम है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न है, कौन सी धातु है जो आसानी से संचारित नहीं होती है? तो सोना, चांदी, प्लेटिनम और कॉपर, ये सब वो धातु है जो आसानी से संचारित नहीं होती। संचारित होती है, लेकिन आसानी से नहीं। और ये क्यों आसानी से संचारित नहीं होती है? क्योंकि ये कम अभिक्रियाशील है, बहुत कम अभिक्रियाशील है और सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे पाई जाती है, इसलिए सबसे कम अभिक्रियाशील होने के कारण सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे होती है और इसके कारण ये आसानी से संचारित नहीं होती। सोना, चांदी, प्लेटिनम और कॉपर उदाहरण है इसके। ठीक है? मिश्रातु क्या है? तो हम लोगों ने देखा पिछले क्लास में कि 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को हम लोग मिश्रातु कहते हैं। ठीक है? तो हम लोग ये देख चुके हैं, 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को हम लोग मिश्रातु कहते हैं। इसको मिश्र धातु भी कहते हैं और यह एक तरीका है संक्षारण से बचाने का। तो इसके 4 ऑप्शन है। टिन की अपेक्षा जिंक महंगा, ये नहीं, गलत ऑप्शन है। टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, ये भी इसके लिए इसका सही रीजन नहीं है। अभी यहाँ पे ये जो आखिरी ऑप्शन है कि टिंक की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है, तो इसके कारण खाद्य पदार्थ में हम लोग जिंक की बजाय टिन टिन मतलब जिंक के वेब के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये जिंक की अपेक्षा कम अभिक्रियाशील है। अभी प्रश्न है कि आपके पास एक हथौड़ा है, बैटरी है, बल्ब है, तार है, स्विच दिया गया है। इनका उपयोग करके, अब पहला प्रश्न है, इनका उपयोग करके धातुओं और अधातुओं के नमूने के बीच में आप विभेद कैसे कर सकते हैं? यानी कि आपके पास हथौड़ी है, आपके पास क्या है? हथौड़ी है, बैटरी है, बल्ब है, तार है और एक स्विच है। ठीक है? तो इससे, और आपके पास बहुत तरह का नमूना है, बहुत सारा तत्व है, उसका नमूना है। अब पता कैसे चलेगा कौन सा तत्व धातु है और कौन सा तत्व अधातु है? तो पहला विधि क्या है कि जो धातु होगा उसको जब हम हथौड़ी से पीटेंगे तो वो चादर के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है? तो उससे हम पता कर लेंगे कि अच्छा ये धातु है। लेकिन जो अधातु होगा उसको जब हम हथौड़ी से पीटेंगे तो वो चादर में परिवर्तित नहीं हो जाएगा। अधातु क्या होता है? भंगुर होता है। वो थोड़ा-सा दबाव डालने पे वो टूट जाता है। तो इससे हम पहले पता कर पाएँगे कि कौन-सा धातु है, कौन-सा अधातु है। दूसरा तरीका ये है कि हम लोग बैटरी, बल्ब और तार और स्विच को जोड़ेंगे, एक विद्युत विद्युत परिपथ बनाएँगे और उसके दोनों टर्मिनल के बीच में हम लोग क्या करेंगे, धातु के टुकड़े को डालेंगे। अगर विद्युत के परिपथ में
धातु का टुकड़ा होगा तो क्या होगा, बल्ब जलेगा, क्योंकि बल्ब जलेगा क्योंकि धातु है, विद्युत का सुचालक है। लेकिन अगर अधातु का टुकड़ा होगा तो बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि अधातु विद अधातु विद्युत का सुचालक नहीं होता, वो विद्युत का कुचालक होता है। अब इसका एक दिक्कत है। दूसरा प्रश्न है कि धातुओं एवं अधातुओं में विभेदन के लिए इन परीक्षणों की उपयोगिता का आकलन कीजिए। तो इसका एक दिक्कत है, ग्रेफाइट वो अधातु है, लेकिन लेकिन वो क्या है, विद्युत का सुचालक है। तो इससे हमें दिक्कत हो जाएगा कि मतलब है कि ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी वो विद्युत विद्युत का वो सुचालक होता है। ठीक है? तो हम लोग बता सकते हैं कि कौन-सा धातु है, कौन-सा अधातु है। लेकिन एक दिक्कत क्या है कि ग्रेफाइट अधातु होगा, अगर ग्रेफाइट मिल जाएगा, लेकिन वो अधातु है, लेकिन फिर भी विद्युत का वो सुचालक होगा। अब ये उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण दीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि धातु है, वो अम्ल के साथ, जो धातु के ऑक्साइड है, अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करेंगे, तो वो क्या करेगा? उसका संगत लवण देगा, ठीक है? और जल प्रदान करेगा। लेकिन उभयधर्मी ऑक्साइड वैसा ऑक्साइड होता है, जो वैसा धातु का ऑक्साइड होता है, जो क्षार और अम्ल दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण प्रदान करता है। धातु के रासायनिक गुण में हम लोग पढ़ चुके हैं कि धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल प्रदान करता है। लेकिन उभयधर्मी ऑक्साइड वैसे धातु के ऑक्साइड है, जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करेगा। इसका 2 उदाहरण है, एक है जिंक ऑक्साइड और दूसरा है एल्यूमीनियम ऑक्साइड। अभी अगला प्रश्न है, 2 धातुएं, ठीक है, 2 धातुओं का नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे। तो हम लोग देखे थे कि सक्रियता श्रेणी में जो हाइड्रोजन से जिसका स्थान हाइड्रोजन से ऊपर होगा सक्रियता श्रेणी में, वो हाइड्रोजन को तनु अम्ल से विस्थापित कर देगा। तो उसमें सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, ये सब धातु है, ये सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर है, और ये क्या करेगा, तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। और 2 धातुएं जो ऐसा नहीं कर सकती है, तो कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, यानी गोल्ड मतलब सोना, कॉपर मतलब तांबा या कॉपर, तांबा या कॉपर, ये सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे है, तो ये तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगी। तो जो विस्थापित कर पाएगी वो सब धातु कौन सा है, पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, जो भी सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर है। और जो विस्थापित नहीं कर पाएगी वो है कॉपर है, गोल्ड है, उसके अलावा सिल्वर है, सिल्वर जिसको हम लोग हिंदी में चांदी बोलते हैं, चांदी, ये सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे होती है, और ये तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करेगी। तो तांबा हो गया आपका, सोना हो गया, ये विस्थापित नहीं कर पाएगी। अब अगला प्रश्न है, किसी धातु M की विद्युत अपघटनी परिष्करण में आप एनोड, कैथोड और विद्युत अपघट के लिए किसे बनाएंगे। तो हम लोग जानते हैं कि परिष्करण किसके लिए उपयुक्त होता है, तो परिष्करण वैसे धातु के लिए उपयुक्त होता है, परिष्करण में मतलब है जब धातु का निष्कर्षण करते हैं तो उसमें कुछ अपव्यय बच जाता है। अब धातु है जो निष्कर्षण में पूरी तरह शुद्ध नहीं मिलता है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, विद्युत अपघटनी परिष्करण उपयोग करते हैं। अब हम लोग देखे थे कि जो एनोड होगा, वो अगर धातु M है, तो M का जो अशुद्ध धातु है, यानी कि M का जो अशुद्ध धातु है, M का जो अशुद्ध धातु है, सॉरी, M का जो अशुद्ध धातु है, ठीक है, अशुद्ध धातु है, उसको हम लोग एनोड बनाएंगे। यानी कि अशुद्ध धातु का क्या बनाते हैं हम लोग, एनोड बनाते हैं, शुद्ध धातु का कैथोड बनाते हैं। एनोड जो बनेगा वो बनेगा अशुद्ध धातु का,
और जो कैथोड बनेगा वो बनेगा आपके शुद्ध धातु का। और विद्युत अपघट्य किसे बनाएंगे? तो जो धातु है, तो यहाँ M धातु है, तो उसके लवण का विलयन लेंगे। तो मान लीजिए ये हो गया M2SO4, कोई धातु है, M2SO4, तो धातु के लवण का विलयन। तो ये धातु का जो लवण है वो होगा M2SO4। अभी MSO4 M2SO4 कुछ भी हो सकता है, ये उसके संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है उस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो अशुद्ध धातु का हम लोग एनोड बनाएंगे, शुद्ध धातु का कैथोड बनाएंगे, और लवण और विद्युत अपघट्य के रूप में धातु के लवण का विलयन उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे M2SO4 है। ठीक है, अब लोहे को जंग से बचाने के लिए दो तरीका है। तो एक है गैल्वेनिकरण, ठीक है, गैल्वेनिकरण, और दूसरा है मिश्रातु, यानी मिश्र धातु। एक मिश्रातु है जो कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को हम लोग मिश्र धातु कहते हैं। और है दूसरा है गैल्वेनिकरण, जिसमें हम लोग उस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, या क्रोमियम का कोटिंग कर सकते हैं। तो ये सब तरीका है जिससे हम लोग लोहे को जंग से बचा सकते हैं। या तो इसका हम मिश्रातु बना दे, जैसे इस्पात हो गया, इस्पात अगर इसमें हम लोग क्रोमियम मिला देंगे तो ये जंग से बचा लेगा, पेंट लगा देंगे तो भी क्या करेगा, ये जंग से बचा लेगा। और फिर गैल्वेनिकरण, जिसमें हम लोग जिंक का एक पतला सतह है वो धातु पे चढ़ा देते हैं, जिससे ये संक्षारण से बचा लेता है, उससे भी लोहे को जंग से बचाया जा सकता है। अब अगला प्रश्न है, इसमें कारण बताइए। ठीक है, ये जो प्रश्न है ये है कारण बताइए। ठीक है, तो पहला है प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए करते हैं। तो इसका दो तीन रीजन हो सकता है। पहला कि प्लेटिनम, सोना और चांदी धातु का एक गुण होता है, और वो कौन सा गुण है, धातु का एक भौतिक गुणधर्म है, उसमें धात्विक चमक। तो इसका जो धात्विक चमक है, इसमें इसका एक अलग चमक है। ये तीनों धातु है, तो इसका एक चमक तो इसमें उपस्थित है ही। इसके अलावा ये तीनों धातु में आघात वर्ध्यता, तन्यता बहुत अधिक होती है। ये तीनों धातु में क्या होगी, आघात वर्ध्यता और तन्यता बहुत अधिक है। और इसमें धात्विक चमक भी है। धात्विक चमक है जो धातु का गुण है, धात्विक चमक भी है। ठीक है, तो आघात वर्ध्यता तन्यता भी बहुत है, आघात वर्ध्यता तन्यता भी बहुत अधिक है, और धात्विक चमक भी है। इसके कारण हम लोग प्लेटिनम, सोना और चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए करते हैं, क्योंकि इसमें आघात वर्ध्यता और तन्यता बहुत अधिक होती है। ठीक है, सोडियम, अब है दूसरा प्रश्न है, सोडियम, पोटेशियम व लिथियम को सोडियम अब ये सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है। तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि सोडियम, पोटेशियम, लिथियम काफी अभिक्रियाशील धातु, और खुले वायु में क्या होगी, इसमें आग पकड़ लेगी। इसके कारण क्या होगा कि इन लोग को हम लोग को तेल में संग्रहित करना होगा, इसको आग से जलने से बचाने के लिए और आकस्मिक आग से लगने से बचाने के लिए। तीसरा प्रश्न है, एल्यूमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है। एल्यूमिनियम
सॉरी एल्यूमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन के रूप में किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि एक प्रक्रिया होती है जिसको हम लोग एनोडीकरण बोलते हैं। तो एल्यूमीनियम है, खुला वायु में जब होता है तो वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उसपे एल्यूमीनियम ऑक्साइड बन जाता है और वो एल्यूमीनियम ऑक्साइड का जो परत है वो एल्यूमीनियम को फिर से ऑक्सीकरण से बचाता है। जो एल्यूमीनियम ऑक्साइड का जो परत है वो फिर से ऑक्सीकरण से बचाता है और ये ऊष्मा का सुचालक है। ठीक है? तो ये तो ऊष्मा का सुचालक है ही एल्यूमीनियम, लेकिन ये जो एल्यूमीनियम है जो वायु के साथ अभिक्रिया करके एल्यूमीनियम ऑक्साइड बना देता है। अब ये एल्यूमीनियम ऑक्साइड है, ये ऑक्सीकरण से मतलब है ऑक्सीकरण से बचाता है फिर से ऑक्सीकरण से बचाता है, इसलिए एल्यूमीनियम का उपयोग अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग हम लोग खाना बनाने वाले बर्तन के लिए करते हैं। चौथा प्रश्न है, निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड गैस को ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट व सल्फाइड गैस को ऑक्सीजन के रूप में इसलिए ऑक्साइड के रूप में इसलिए परिवर्तित किया जाता है कि किसी भी धातु के ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना अधिक आसान है। जैसे कि हम लोग देख चुके हैं, जो निम्न अभिक्रियाशील धातु है उसको हम लोग सिर्फ तापन से यानी कि उच्च ताप पे गर्म करके ही धातु प्राप्त कर सकते हैं। तो जब निष्कर्षण विधि में हम इसको ऑक्साइड में परिवर्तित कर देंगे तो ऑक्साइड से जो है किसी धातु के ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना ज्यादा आसान है, इसलिए निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड गैस को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। रासायनिक गुणधर्म को आधार पर धातुओं और अधातुओं के विभेद लिखिए। तो हम लोग धातु और अधातु के रासायनिक गुणधर्म देख चुके हैं। धातु क्या होगा? धातु क्या करेगा? धातु पहले क्षारकीय ऑक्साइड बनाता है। ठीक है? धातु है वो क्षारकीय ऑक्साइड बनाता है। क्षारकीय ऑक्साइड बनाता है। क्षारकीय ऑक्साइड धातु का एक गुण है, वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा या जल से अभिक्रिया करेगा तो ये क्या बनाएगा? क्षारकीय ऑक्साइड बनाएगा। अभी है जो धातु होता है वो अपचायक होता है। धातु दूसरा गुण है धातु का, वो अपचायक होता है। और तीसरा धातु है जब जल से अभिक्रिया करेगा तो H2 को विस्थापित कर देगा। तो धातु है जल से अभिक्रिया करेगा तो H2 को विस्थापित कर देगा। जल से अभिक्रिया करके H2 को विस्थापित कर देगा। अभिक्रिया करके H2 को विस्थापित कर देगा, यानी हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। हाइड्रोजन का संकेत ये है, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। ठीक है? ये 3 गुण है धातु का रासायनिक गुणधर्म। अभी ये सब किसका गुण है? धातु का गुण है। सॉरी, ये सब धातु का गुण है। ये सब धातु का गुण है। ये क्षारकीय ऑक्साइड बनाएगा, ये अपचायक होता है और धातु जब जल से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। लेकिन जो अधातु होगा ये अम्लीय ऑक्साइड बनाएगा। ये कैसा ऑक्साइड बनाएगा? अम्लीय ऑक्साइड। ठीक है? अम्लीय ऑक्साइड बनाएगा। ये उपचायक होगा, ये अपचायक है, ये उपचायक होता है। और तीसरा, ये जब अधातु
जल से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करेगा। ठीक है, ये है इस प्रश्न का उत्तर। अभी एक प्रश्न है कि एक व्यक्ति प्रत्येक घर में सुनार बनकर जाता है, ठीक है? उसने पुराने वो मलिन सोने के आभूषणों में पहले जैसी चमक पैदा कर दी, पैदा करने का ढोंग रचा है, ठीक है? कोई आदमी है, वो सुनार बनकर किसी के घर में घुसता सबके घर में घुसता है और जो पुराना सोना है और पुराना सोना और जो मलिन सोना है, जो गंदा हो गया या जिसका चमक खराब हो गया, उसमें पहले जैसा चमक पैदा कर देता है। कोई संदेह किए बिना एक महिला ने अपने के सोने के अब उस पे कोई संदेह नहीं करता है। एक महिला उसको अपना सोने का कंगन देती है, जिसे वो एक विशेष विलयन में डाल देता है, ठीक है? कंगन नए की तरह चमकने लगते हैं, लेकिन उनका वजन अत्यंत कम हो जाता है। वो महिला बहुत दुखी होती है तथा तर्क-वितर्क के पश्चात उस व्यक्ति को झुकना पड़ता है। एक जासूस की तरह उस विलयन की प्रकृति के बारे में बता सकते हैं, ठीक है? उस विलयन का क्या करना है, हमें प्रकृति बताना है, ठीक है? तो कोई आदमी है, वो सबके घर में जा रहा है, अब वो सोना है जो पुराना-वुराना है, उसको उस विलयन में डुबा के नया की तरह कर दे रहा है। अभी एक औरत है, वो अपना नया कंगन अपना पुराना कंगन देती है। अब वो आदमी किसी विलयन में डुबाता है और उसके कारण क्या होगा, मतलब है, उसका वज़न काफ़ी कम हो जाएगा। महिला बहुत उदास होती है और तो आपको बस बताना है कि वो विलयन क्या है, उस विलयन का प्रकृति क्या है। तो वो विलयन क्या है? वो विलयन है एक्वा रेजिया। एक्वा 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 रेजिया एक्वा रेजिया। हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं। एक्वा रेजिया ऐसा विलयन है ऐसा विलयन है जो कि सोने को गलाने की क्षमता रखता है और ये किसका विलयन है? HCl और HNO3 का 3:1 का मिश्रण है। यानी 3 भाग HCl होगा और 1 भाग HNO3 होगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्वा रेजिया। ठीक है? ये आखिरी प्रश्न है, ये मैं आप लोग को बनाने के लिए छोड़ता हूँ। इसके अलावा हम लोग ने धातु के इसके साथ धातु और अधातु का ये पाठ और प्रश्नोत्तरी यहीं पे खत्म हुआ। मिलेंगे हम लोग अगले चैप्टर के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।